Hello, dear students. We were studying current electricity, and today our topic of discussion is combination of cells in series and parallel. So initially, beta, we were considering cell as a ideal cell which do not offer any internal resistance. But after that, we had studied that cell also has the internal resistance, and to represent that resistance, there are few symbols like if a battery is connected, इस बैटरी के आगे या फिर पीछे आप किसी भी जगह पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर आप प्लेस कर देते हैं तो वही उसका सिंबल हो गया किसका, सेल का, कि दिस सेल इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे बेटा, दिस इज अ सेल और इसके जस्ट बगल में आपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया, दिस इज आर। और एक काम किया जा सकता था बेटा, दिस इज कि एक सेल बना दिया और इस सेल के पास में ही आपने E, R कुछ इस तरीके से लाइक 4 वोल्ट 2 ओम कुछ इस तरीके से हमने सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया। तो सिंगल सेल तक तो बात सही थी, लेकिन अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा करते हैं बेटा, कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मेरे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा। इन द सेम वे बहुत सारे सेल्स अगर मेरे सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका E इक्विवेलेंट क्या आएगा। बहुत सारे सेल्स अगर मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका E इक्विवेलेंट क्या आएगा। E इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब उन सारे के सारे सेल्स को हटाकर, जो सेल्स मेरे सीरीज में कनेक्टेड है उन सारे के सारे सेल्स को हटाकर मुझे एक सिंगल सेल लगाना है। जो भी सेल्स मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है उन सारे के सारे पैरेलल सेल्स को हटा करके मुझे एक सिंगल सेल लगाना है, उसी को हम E इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया सेल्स इन सीरीज का क्या मतलब है। तो सेल्स इन सीरीज का मतलब है बेटा, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि मेरे पास अगर ये एक सेल है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, ये एक दूसरा सेल और इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक तीसरा सेल और इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सारे के सारे सेल्स को यूज करके मैंने क्या काम किया, एक लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड मतलब मैं इन 3 बैटरीज को यूज करके मैं अपनी कोई एक अप्लायंस चलाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ये वाला सेल है, इस सेल को मैंने नाम दे दिया बेटा E1, इसका रेजिस्टेंस R1। इस सेल को मैंने नाम दे दिया E2, इसका रेजिस्टेंस है R2। इस सेल को मैंने नाम दे दिया E3 और इसका रेजिस्टेंस है R3। कुछ इस तरीके से मैंने नाम दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जरा अगर हम दिमाग लगाने की बात करें बेटा तो कैसे दिमाग लगेगा, देखिएगा भाई। इसके अक्रॉस, इस आर के अक्रॉस ही तो हमें पोटेंशियल मिलेगा बेटा, जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा, और वही पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल मेरा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट। ये जो भी हमारे सेल्स हैं, ये सेल्स यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप दे रहे हैं वही मेरा क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब इसी के अक्रॉस अगर इन सारे के सारे सेल्स को हटा करके मैं एक सिंगल सेल लगा दूं कुछ ऐसे कि E इक्विवेलेंट और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा सपोज R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको हमने नाम क्या दे दिया है बेटा, R। तो इसके अक्रॉस जो मुझे ड्रॉप दिख रहा है वो कितना दिखेगा बेटा, E इक्विवेलेंट के बराबर ही दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूं, मैंने ये लूप अज्यूम कर ली, सपोज सबसे बड़ी बैटरी इज E1, फिर E2 है और फिर E3। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल कि मैं E1 से करंट का फ्लो करा रहा हूं, तो E1 से सपोज मैंने I अमाउंट का करंट फ्लो कराया बेटा, और ये I अमाउंट का करंट फ्लो होता होता वापस से मेरे E1 के पास पहुंच गया। बहुत ही आसान सा सर्किट है ये। यहां पर अब मुझे KVL लगाना है, अप्लाइंग KVL। तो KVL क्या कहता है, समेशन ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू आर। यही पढ़ा है बेटा हमने। तो यहां पर टोटल EMF कितने हैं, अभी तो यहां पर 3 EMF लगे हैं, यानी कि और तीनों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अकॉर्डिंग टू माय लूप द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात ये कि यहां पर E1 प्लस E2 प्लस E3, ये हो गया मेरा समेशन ऑफ EMF। दिस इज इक्वल टू
सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर जो भी ये मेरा रेजिस्टेंस है आई आर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, जैसी डायरेक्शन मेरे केसीएल के थ्रू वैसे ही मेरे लूप के थ्रू भी डायरेक्शन है बेटा, तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर थ्री, आई इंटू स्मॉल आर टू, आई इंटू स्मॉल आर वन। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही लिख पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह कि अगर मुझे यहां से कोई करंट पूछे, तो इसके थ्रू अगर मुझसे कोई करंट पूछेगा तो करंट I विल बी इक्वल टू, मैं क्या लिख पाऊंगा बेटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। जो भी मेरे सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट जो होगा वही मुझे करंट देगा। तो यहां पर देखो, मैं करंट की इक्वेशन अगर मैं दोबारा लिखूं, जो मेरे सामने आई है वो क्या आई है, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस सर्किट में R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, चाहे वो R हो, चाहे R3 हो, R2 हो, R1 हो, all these are connected in series as all resistances are in series, so their equivalent resistance will be capital R equivalent will be equal to R plus R1 plus R2 plus R3। तो I जो होना चाहिए, जो मेरे इस वाले सर्किट के अकॉर्डिंग I जो होना चाहिए वो I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं किससे, कि I इज इक्वल टू क्या है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट इसको कंपेयर करें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R प्लस R1 R2 R3। तो ये नीचे वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये तो हो जाएगी हमारी R इक्विवेलेंट, और ऊपर जो लिखी हुई पूरी की पूरी टर्म है बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी, E इक्विवेलेंट। सो व्हेन द सेल्स आर connected in series with same polarity का मतलब क्या, सेम पोलैरिटी का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ये सेम पोलैरिटी है। देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेम पोलैरिटी। इन दैट केस E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, दिस विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3। और भी सेल्स लगे हुए होते बेटा तो उनको आप नॉर्मली इसी तरीके से क्या कर रहे होते, ऐड कर रहे होते। कहने का मतलब ये कि अगर मुझे ईएमएफ बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं उन सारे के सारे सेल्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा विद द सेम पोलैरिटी। जैसे आपने बेटा, अगर मैं एक नॉर्मल एक सिंपल एक लेमन वाला एग्जांपल देने की बात करूं, तो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, 3 सेल वाली टॉर्च होती थी, 4 सेल वाली वो स्टील की बड़ी बड़ी टॉर्च होती थी, उन सबका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट रहता था बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे एक ई इक्विवेलेंट मिलता था, एक पोटेंशियल मिलता था, जिस पोटेंशियल की वजह से मेरे उस टॉर्च का बल्ब जला करता था। तो वही सेम चीज है कि अगर 3 सेल वाली बैटरी होगी तो उसका जो उसके थ्रू जो मुझे लाइट एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी कंपेयर टू जो 4 सेल वाली बैटरी होगी, उससे मुझे लाइट जो है वो ज्यादा एनर्जी की मिलेगी। तो इसीलिए जब कभी भी हमें किसी भी चीज का पोटेंशियल बढ़ाना है या ईएमएफ बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उन सारे के सारे सेल्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा विद सेम पोलैरिटी। अगर यहीं पर मान लीजिए पोलैरिटी किसी भी एक या दो की रिवर्स हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरा सपोज E1, इसकी मैंने पोलैरिटी बेटा रिवर्स कर दी,
इसकी पोलैरिटी मैंने सेम रखी, इसकी भी पोलैरिटी मैंने सेम रखी, इसकी पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दी, और इन सबको कनेक्ट कर दिया मैंने एक लोड से, यानी कि ये है हमारा R। तो दिस इज E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, E5 R5। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे बेटा, तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर देखो, जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो किरचॉफ्स लॉ जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा कि ये केसीएल भी लगा लीजिए। तो केसीएल तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, से एक ही लूप है, तो बिल्कुल ऐसे ही केसीएल लग जाएगा कि आई अमाउंट का यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर E1 तो आपका पॉजिटिव रहेगा, इस केस में आपका E1 कैसा रहेगा, E1 हो गया आपका पॉजिटिव, E2 हो गया आपका नेगेटिव, E3 हो गया आपका पॉजिटिव, E4 हो गया आपका पॉजिटिव, E5 हो गया आपका नेगेटिव। दिस मस्ट बी इक्वल टू I इंटू सारे के सारे रेजिस्टेंसेस देखेंगे बेटा, तो जिस डायरेक्शन में आपने लूप अज्यूम की है उसी डायरेक्शन में आपका एक्चुअल करंट भी फ्लो हो रहा है, यानी कि R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R4 R5 ऐसे लिख पाएंगे। तो यहां से जो आपको I मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, E1 प्लस माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 माइनस ऑफ E5 अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल R R1 एंड सो ऑन कहां तक R5 तक। और यही आपका क्या है बेटा, दिस इज योर R इक्विवेलेंट, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, दिस इज अवर E इक्विवेलेंट। तो व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, व्हेन इफ एनी cells polarity is reversed, then take that EMF as negative। तो ये जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि E इक्विवेलेंट जो होगा वो E1 माइनस E2 हो गया, प्लस E3 है, प्लस E4 है, माइनस E5 हो गया, क्योंकि बेटा E2 और E5 इन्हीं दोनों की पोलैरिटी अपोजिट रखी हुई थी हमने। या अगर इनको आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा E1 E3 और E4 है उसको आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। वो तो जैसी भी आप डायरेक्शन अज्यूम करेंगे उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो जिसकी भी आप पोलैरिटी रिवर्स करते हैं बेटा, उस केस में बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो भी EMF है उस EMF को आपको नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करना है। अब अगर मान लीजिए सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हो जाएं, सपोज we have identical cells in series। तो सीरीज में अगर आइडेंटिकल सेल्स हो जाएंगे विद सेम पोलैरिटी, मतलब कि ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये पांचवा सेल, ये एन सेल, nth सेल। तो टोटल यहां पर कितने सेल्स हैं, सपोज n सेल्स हैं, और इन सब के थ्रू आपने क्या किया, एक लोड लगा दिया, यानी कि दिस इज ER। आइडेंटिकल का मतलब तो यही होता है ER 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 ER। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा, तो फॉर्मूला तो अब अपने पास सीधे सीधे आ गया, सारे के सारे सेल्स की पोलैरिटी सेम है, तो मैं सीधे सीधे अब यहां पर आंसर क्या लिख पाऊंगा बेटा कि E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, दिस विल बी n सेल्स आर देयर और सबका EMF E है, तो n इंटू E, दिस विल बी दी E इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। अब इन्हीं में से अगर मान लीजिए अगला केस अगर हम देखें, सपोज देयर आर एन identical cells out of which polarity of M, और M जो है वो छोटा है, M cells are reversed। M cells की पोलैरिटी को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया।
तो हमारा ई इक्विवेलेंट क्या होगा? तो बेटा इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो n-2m into E, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द ई इक्विवेलेंट। कैसे? जैसे मान लीजिए बेटा आई एम हैविंग 5 सेल्स और इन 5 सेल्स में से 3 सेल्स की पोलैरिटी सेम है और 2 सेल्स की पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दी। इन सब ये ई आर, ये भी ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, कुछ ऐसे लगे हुए। तो मुझसे किसी ने अगर ई इक्विवेलेंट पूछा तो ऑब्वियसली बात है आप आंसर क्या दे रहे होंगे बेटा? ई विल बी, ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई माइनस ई माइनस ई। तो ई ई कैंसिल हो गया, ई इक्विवेलेंट कितना आ गया? ई के बराबर आया। मतलब कि ये अगर ये सेल्स हमारे आइडेंटिकल होंगे और एक सेल की भी अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई, एक सेल की भी अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो एक सेल दूसरे एक और सेल को क्या कर देता है बेटा? खत्म कर देता है। मतलब ये वाला सेल इस वाले सेल को कैंसिल कर देगा, ये वाला सेल इस वाले सेल को कैंसिल कर देगा, तो बचा हुआ सेल क्या है हमारा? यही हमारा सेल है। तो n कितने थे? टोटल नंबर ऑफ सेल। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बेटा। तो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स वेयर 5। कितने की पोलैरिटी रिवर्स की थी हमने? 2 की पोलैरिटी रिवर्स की थी। तो m हमारा हो गया 2, यानी कि ये e, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? e। तो यहाँ पर n कितना था? 5 और m की वैल्यू कितनी थी? 2, क्योंकि 2 ही सेल्स थे जिनकी पोलैरिटी हमने रिवर्स की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, total number of cells, and m is the number of cells whose polarity is reversed। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, एक Ne ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया बेटा, और एक दूसरा ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया, both these formulas are applicable only for the cells when they are identical। आइडेंटिकल सेल्स को ही जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसी केस में हमें क्या मिलेगी बेटा? उसी केस में हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उनको डील करने का तरीका यही होगा कि आपको सबका ईएमएफ चेक करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, कुछ इसी तरीके से आपको ईएमएफ लिखने होंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे? तभी आप उनका ई इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। तो ये जो हमारी कहानी थी बेटा, दिस इज अबाउट द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम बात करेंगे सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल की अगर हम बात करें तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट वन ऑफ द पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल्स आर एट अनदर पॉइंट। तो बेटा यहाँ पर भी हम लोगों को रिजल्ट एक आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 सेल्स लेते हैं और उन 2 सेल्स को यूज करने के बाद हम उसको जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो पैरेलल में सेल्स दिखेंगे कैसे? तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो पैरेलल में सेल्स होंगे कुछ इस तरीके से। एक ये सेल हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक दूसरा सेल हो गया, यहां पर भी मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और इन सब को मैंने कनेक्ट कर दिया, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? R। So this is E1 R1, this is E2 R2। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अदर पॉइंट। ऐसी चीज देखने को मिलेगी हमें। तो यहां पर ये जो इस तरीके के कनेक्शन होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां पर अब फिर से हमें वही इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है कि ये जो भी हमारे दोनों सेल्स हैं, इन सेल की जगह हमें एक सेल लगा हुआ मिल जाए, उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाए, और ये हमारा R हो जाए। तो जो भी यहां से करंट फ्लो करेगा वो करंट किसके बराबर होगा भैया? वो करंट होगा हमारा कि ये R और ये R, ये हमारा E इक्विवेलेंट। तो I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? E इक्विवेलेंट, ये स्मॉल r का इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ऐसे दिखेगा क्योंकि ये R इक्विवेलेंट और ये R किसमें है बेटा? सीरीज में है। तो किसी भी तरीके से इसके थ्रू, इस R के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, उस करंट का रिलेशन मैं फाइंड कर लूंगा। उस करंट का एक्सप्रेशन अगर मुझे मिल जाएगा
तो मैं क्या निकाल पाऊंगा बेटा, तो मैं ई इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया कि E1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन E2, E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है। तो अगर E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है तो मैं करंट कैसे फ्लो कराऊंगा, ऐसे ही फ्लो कराऊंगा बेटा कि ये आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया, यहां पर कुछ ना कुछ करंट जाएगा और यहां पर कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो यहां पर जो करंट भेज दिया वो मैंने सपोज I1 भेज दिया, और यहां पर जो मैंने करंट भेजा बेटा दैट इज I माइनस I1। ये I1 अमाउंट का करंट यहां से फ्लो होता हुआ इधर पहुंच गया, ये I1 फ्लो होता हुआ इधर पहुंचा बेटा, यहां से ये I माइनस I1 आता हुआ इधर आया, और ये दोनों एक साथ मिल गए और I अमाउंट का करंट मुझे यहां पर मिल गया। तो अब किसी भी तरीके से आप मुझे बताइए इस R के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। तो मुझे इस I1 करंट की इक्वेशन पता करनी है, I1 करंट का एक्सप्रेशन पता करना है। और अगर मुझे I1 करंट का एक्सप्रेशन पता चल गया तो मैं यहां पर E इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगा। तो यहां पर मेरे पास है टोटल 2 वेरिएबल, और अगर मेरे पास यहां पर 2 वेरिएबल हैं तो मुझे यहां पर इक्वेशंस भी कितनी बनानी पड़ेंगी बेटा, 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले मैंने लूप अज्यूम की, ये वाली लूप, ये मतलब E1 से गया, E1 से फिर मैं सीधे R पर आया, और R से फिर सीधे मैं कहां पहुंच गया, E1 पर। इक्वेशन लिखते हैं बेटा। तो देखो अब मुझे KCL लगा लिया, अब KVL लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये E1 ही आएगा मेरा इस वाली लूप में। ये देखो जहां पर ये पॉइंटर चल रहा है मेरा, मैं इस वाली लूप की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली लूप की। तो सिंपल सी बात ये कि E1 विल बी इक्वल टू, यहां से मैं मूव करता हुआ इधर पहुंचा, तो I1 इंटू आर प्लस I इंटू R1। दिस इज रिलेशन नंबर 1। यहीं पर अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो सेकंड लूप जो मैंने अज्यूम की, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर सेकंड लूप अज्यूम कर ली, ये वाली, दिस इज सेकंड लूप। ये कितना हो जाएगा यहां पर, E2 इज इक्वल टू, यहां से देखो घूम कर आएंगे, हर जगह बेटा किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ मैंने पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लूप इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और KCL की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो दिस विल बी प्लस नहीं होगा यहां पर आपको मिलेगा माइनस। क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा बेटा। तो माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R2। दिस इज रिलेशन नंबर 2। भाई दोनों इक्वेशन बन गई, और जब ये दोनों इक्वेशन बन गई तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे फाइंड क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से मुझे किसी भी तरीके से I1 की वैल्यू मिल जाए। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से I की वैल्यू निकाल लूं और सेकंड वाली में प्लेस कर दूं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से I की वैल्यू में निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, I विल बी इक्वल टू E1 माइनस I1R अपॉन R1, ये रिलेशन मिलेगा। प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर देनी है। कैसे प्लेस करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लूं। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, E2 इज इक्वल टू I1R माइनस I माइनस I1 इंटू R2। और मेरे पास I की इक्वेशन क्या आई है, I की इक्वेशन आई है E1 माइनस I1R अपॉन R1, E1 माइनस I1R अपॉन R1। तो इस वैल्यू को उठाइए, प्लेस कीजिए, तो E2 विल बी इक्वल टू I1R माइनस E1 माइनस I1R अपॉन R1 माइनस ऑफ I1 इंटू R2। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स रह गई है, फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा देखो E2 इंटू R1 इज इक्वल टू I1R R1 माइनस E1 R2 प्लस I1R R2 प्लस I1 R1 R2। यही रिलेशन देखने को मिलेगा।
देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। ये I1 R1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा E1 R2, वेरी गुड, ये हो जाएगा प्लस I1 R2 और ये हो जाएगा प्लस I1 R1 R2। बाकी देखेंगे, चेक करेंगे। अब यहां से मुझे किसी भी तरीके से I1 का एक्सप्रेशन मिल जाए तो I1 का एक्सप्रेशन देखो कितना इजीली मिल गया बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मुझे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 कुछ ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक, दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर I1। तो I1 बेसिकली होना क्या चाहिए था, I1 बेसिकली होना चाहिए था E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए था। यही तो I1 है। I1 इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू R। ये देखो मेरे सर्किट में ये I1 अमाउंट का करंट है, तो I1 क्या होना चाहिए, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले मैं स्मॉल R इक्विवेलेंट निकाल लूं बेटा, तो ये R1 है, ये R2 है, दोनों हमारे किसमें, पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट, स्मॉल R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और नेट इक्विवेलेंट जो आएगा बेटा, टोटल इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा R प्लस R इक्विवेलेंट, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में होंगे, यानी कि R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मुझे ये रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे इस एक्सप्रेशन में तो ये एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहा है, तो किसी भी तरीके से मुझे ये एक्सप्रेशन दिख जाए तो बाकी जो बची हुई टर्म होगी, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म तो मुझे मिल जाएगी, बाकी बची हुई टर्म क्या होगी बेटा, ई इक्विवेलेंट होगी। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, और तो ये क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, इसमें देखो नीचे R कॉमन आ रहा है बेटा, और यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 मिल रहा है। तो I1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, यहां से अगर मैं R1 प्लस R2 कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मुझे यही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो देखो भैया, ये यहां पर मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली बेटा, थोड़ी दिमाग लगाकर, ट्रिक लगाकर, मुझे ये देखो ये क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया बेटा टोटल R इक्विवेलेंट। तो बाकी जो बचा हुआ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये मेरा E इक्विवेलेंट होना चाहिए। तभी तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट से कंपेयर कर रहा हूं। तो मतलब ये कि यहां पर मुझे E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E2 R1 प्लस, या इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखेंगे हम, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो मतलब अगर मेरे पास दो सेल्स लगे हुए होंगे तो उसमें E इक्विवेलेंट, दो सेल्स पैरेलल में अगर लगे हुए होंगे तो उस केस में मेरा E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इफ 3 सेल्स आर कनेक्टेड, तो देखो अब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, 3 सेल्स आर कनेक्टेड, तो बेटा 3 सेल्स आर कनेक्टेड के लिए भी आप सेम इसी तरीके का डेरिवेशन कर सकते हैं। आप 3 सेल्स को कनेक्ट कीजिएगा, एक I1 अमाउंट का करंट यहां से फ्लो करता हुआ जाएगा आपका, उसी I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो आपको रिलेशन, अपने सिलेबस में 2 ही सेल का डेरिवेशन है बेटा, कि आपको जो डेरिवेशन अगर पूछेगा तो 2 सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके ही आपसे एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलेगा। तो सिंपल सी बात ये कि अगर 3 सेल्स आपके कनेक्टेड हैं तो उस केस में आपका जो E इक्विवेलेंट होगा वो कैसे आप निकालेंगे। देखो E1 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है बेटा, R2 का, और E2 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है, R1 का। तो E1 अगर 3 सेल्स होंगे तो कैसे कनेक्टेड होंगे, कुछ ऐसे ही कनेक्टेड होंगे, 1 2 3 सेल्स, और इन तीनों को आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा होगा आपने। तो ये क्या होगा, E1 R1, E2 R2, E3 R3, और ये आपका कैपिटल R। तो E1 के साथ बाकी जो बचे हुए दो रेजिस्टेंसेस हैं कौन कौन से, E2 R3 प्लस E2 के साथ R1 R3 प्लस E3 के साथ R1 R2, ये सब कनेक्टेड है।
नीचे देखो जो डिनोमिनेटर आया है वो इनका सम आया है बेटा, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा बेटा, R2 R3 R1 R3 R1 R2, ये आपका E इक्विवेलेंट आ गया। किसका? जब आपके 3 सेल्स कनेक्टेड होंगे तो उस केस में आपका E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आप ऐसे ही 4 सेल्स के लिए भी निकाल सकते हैं कि 4 सेल्स आर कनेक्टेड। तो देखो मैं सीधे सीधे अब लिखने की कोशिश करता हूं बेटा E इक्विवेलेंट, तो दिस विल बी E1 R2 R3 R4 प्लस E2 R1 R3 R4 प्लस E3 R1 R2 R4 प्लस E4, और ये हो जाएगा R1 R2 R3 डिवाइड बाई, इन सबका हमें क्या कर देना है? सम कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? R2 R3 R4 प्लस R1 R3 R4 प्लस R1 R2 R4 प्लस R1 R2 R3। तो ये हमारा E इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा जब हमारे 4 सेल्स कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे ही आपके अगर n सेल्स कनेक्टेड होंगे तो आप उनको भी क्या कर पाएंगे बेटा? डील कर पाएंगे। डेरिवेशन कभी भी अगर 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो वो सिर्फ 2 ही सेल्स को कनेक्ट करके बात करेगा, और इसी तरीके का यही वाला एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए बोला जाएगा। अब हम यहाँ पर आइडेंटिकल केसेस की बात कर लेते हैं। आइडेंटिकल केस भी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए 2 सेल्स मेरे पैरेलल में हैं और दोनों मेरे आइडेंटिकल सेल्स हैं, और अगर मेरे दोनों आइडेंटिकल सेल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक E और इसके साथ एक R है, ये भी मेरा एक आइडेंटिकल सेल है, मतलब ये दोनों सेल्स अगर मेरे आइडेंटिकल हैं, यानी कि ये ER ये भी ER, तो इनका E इक्विवेलेंट कैसे आएगा? देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E इंटू R, और ये भी E इंटू R हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2R। तो देखो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2ER अपॉन 2R, R से R कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये E के बराबर ही आएगा। तो कुल मिलाकर मुझे केस ये समझ में आया कि अगर मेरे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं बेटा, पैरेलल में चाहे 3 हो 4 हो, n नंबर ऑफ सेल्स भी अगर मेरे कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो इन सब का जो E इक्विवेलेंट आएगा वो E इक्विवेलेंट मेरा E के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? E के बराबर आएगा। तो इन सब का E इक्विवेलेंट E आएगा। अगर यकीन ना आए तो आप इन वैल्यूज में सब जगह पर वैल्यूज प्लेस कीजिएगा, तो आपको सीधे सीधे आंसर EMF E के बराबर ही मिलेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में जरा वैल्यू प्लेस करो, तो देखो यहाँ पर E इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो देखो सब E है, तो ER स्क्वायर ऐसा ही रिलेशन मिलेगा, ER स्क्वायर डिवाइड बाई 3R स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि सब की वैल्यू R हो गई है, सारा E1 E2 E3 का EMF हमारा E हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या लिख पाएंगे? 3ER स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर, तो R स्क्वायर 3R स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहाँ पर भी जो मुझे रिलेशन मिल रहा है वो रिलेशन मुझे E ही मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो E इक्विवेलेंट मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ER क्यूब, और ये कितने टाइम से? 1 2 3 4, यानी कि 4ER क्यूब, और नीचे भी कितना मिलेगा? 4R क्यूब। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मुझे रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन कितना मिलेगा? E ही मिलेगा। तो मुझे यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर मेरे सारे के सारे सेल्स, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स भी अगर मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उन सबका जो EMF आएगा बेटा वो EMF इंडिविजुअल सेल के बराबर ही आएगा, मतलब E के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूं? इफ n identical cells are connected in parallel, then their equivalent EMF will be equal to the EMF of इंडिविजुअल सेल। मतलब E इक्विवेलेंट जो रहेगा, n सेल्स भी अगर कनेक्टेड हैं तो पैरेलल के केस में आइडेंटिकल अगर सेल्स होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो उनका E इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो E के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? E के बराबर ही होगा। तो इतनी बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि
जब हमारे सेल सीरीज में थे, तो सीरीज के केस में अगर मैं फिर से यहां पर लिखने की कोशिश करूं, सीरीज के केस में ई इक्विवेलेंट आइडेंटिकल सेल के लिए Ne होगा जब सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड होंगे, और यही चीज E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू N माइनस 2m इंटू E होगा जब M सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट पोलैरिटी में होंगे। तो ये इतनी बात हमें दोनों ही केसेस में बेटा बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। अगला जो केस हमें डील करना है बेटा, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो अपने 11th स्टैंडर्ड में जो चीजें हैं वो आइडेंटिकल सेल से रिलेटेड है, कि हमें सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं जो हमारे पहले सीरीज में कनेक्टेड है, ढेर सारी सीरीज के हमारे सेल्स मिलेंगे, उन सबको हमें बाद में फिर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो सेल्स कितने हैं, जैसे एक सीरीज में 1 2 3 और 4, तो यहां पर हमने n सेल्स मान लिए कि एक रो में कितने सेल्स n। यहां पर फिर से हमने एक और रो ली जिसमें हमने, ये सब आइडेंटिकल सेल्स है बेटा, सबकी वैल्यू ER है, ये हमारे दूसरी रो हो गई। यहां पर भी जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमारे n सेल्स हैं। ऐसे हमारे पास टोटल m रोज हैं। कितनी रोज हैं? m रोज हैं, और इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो हम बता रहे हैं कैसे लगेगा। ये इन सब से कनेक्ट कर दिया हमने एक लोड रेजिस्टेंस R। सब ER के हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज m है, n सेल्स एक रो में है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, जरा काउंट करके बताएंगे, तो सब लोग काउंट करेंगे कैसे? m इंटू n। n सेल्स एक रो में, टोटल रो m है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? m इंटू n सेल्स हो गए। अच्छा, ये जो ऊपर जो सेल्स लगे हैं यहां पर सेम पोलैरिटी में लगे हैं, सारे के सारे सेम पोलैरिटी। अगर ये सारे के सारे सेम पोलैरिटी में लगे हैं, तो ये जो ऊपर वाली जो सीरीज है, ये जो सीरीज में कनेक्टेड सेल्स हैं, इन सेल का नेट ईएमएफ कितना आएगा? इन सेल का नेट ईएमएफ कितना आएगा? ये सब आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो आइडेंटिकल सेल के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? Ne, तो यानी कि ये हो जाएगा Ne। रेजिस्टेंस ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में, यानी कि ये हो जाएगा NR। अगले वाले केस में भी ऐसा ही हो जाएगा, Ne, और ये कितना हो जाएगा? NR। ऐसे कितनी रोज हैं? M रोज हैं, और यहां पर भी ये Ne ही होगा, और जो भी मेरा रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? NR हो गया। इन सबको मैंने कनेक्ट कर देना है किससे? एक लोड रेजिस्टेंस R से। तो ये वाला इतना बड़ा सर्किट इतने छोटे से सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंगल सिंगल सेल किस में कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है। इन सबका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इनका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? मतलब पैरेलल के केस में ई इक्विवेलेंट, भले ही पैरेलल में 1000 सेल क्यों ना लगे हों, अगर वो सब के सब आइडेंटिकल हैं, तो उनका जो ईएमएफ होगा वो हमारे इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के बराबर हुआ करता है। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो अब इसी सर्किट को, ये जो सर्किट यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे, उसी सर्किट में अब मुझे ये चीज क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी मुझे Ne, और ये यहां पर NR के ये सारे के सारे सर्किट ऐसे M रेजिस्टेंसेस मेरे किस में कनेक्टेड हैं? M रेजिस्टेंसेस मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर ये मेरे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, और ये कितने टाइम्स? M टाइम्स है। ये हमारा हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो गया? M/NR। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? NR/M। ये मुझे R इक्विवेलेंट मिल गया। मतलब ये सारे के सारे सेल्स को हटा करके मैं यहां पर कंबाइंड इनका रेजिस्टेंस लिख पाऊंगा, और वो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये
NR/M हो जाएगा। और इन सब से क्या कनेक्टेड है? इन सब से कनेक्टेड है हमारा लोड रेजिस्टेंस। क्या कनेक्टेड है बेटा? लोड। और लोड रेजिस्टेंस कितना है? R के बराबर। तो यहां से कितने अमाउंट का करंट फ्लो हुआ? सपोज I अमाउंट का करंट फ्लो हो गया। तो ये जो I अमाउंट का करंट फ्लो हुआ, यहां पर अब लगाइए आप KVL। तो ये क्या हो जाएगा? NE इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू NR/M। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? NE अपॉन R प्लस NR/M। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? MNE अपॉन MR प्लस NR के बराबर। तो ये हमारा यहां पर करंट का रिलेशन आ गया। और करंट का रिलेशन क्या आया? MNE अपॉन MR प्लस NR। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में हमें करंट का एक्सप्रेशन मिल गया। और करंट का एक्सप्रेशन क्या मिल गया? I इज इक्वल टू MNE अपॉन MR प्लस NR। अब यहां पर अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, I मैक्स, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा बेटा? तो I इज इक्वल टू, मेरे पास रिलेशन आ गया MNE अपॉन MR प्लस NR, MR प्लस NR। तो सिंपल सी बात, डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो I की वैल्यू बड़ी होगी। तो हमें क्या काम करना है? देखो यहां पर फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या करेंगे देखिएगा। हम यहां पर इसको I इज इक्वल टू MNE अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर। तो ये फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम। और ये चीज ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। कैसे होगी? रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? देखना, MR रूट माइनस NR, N स्मॉल r, सॉरी N हमारा यहां पर क्या है बेटा? स्मॉल r है। N स्मॉल r का स्क्वायर। और यहां पर हम क्या लिख दें इसको? प्लस ऑफ 2 रूट MNRR। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिनोमिनेटर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है कि ये वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। इससे छोटी ये वैल्यू होगी नहीं। ना ही मेरा R जो है वो भी नॉन जीरो है, कैपिटल R भी नॉन जीरो है, N भी नॉन जीरो, M भी नॉन जीरो है, सब चीजें नॉन जीरो हैं। तो भैया सिंपल सी बात कि अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम यहां पर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट MR का स्क्वायर प्लस रूट NR का स्क्वायर, रूट MR माइनस रूट NR का स्क्वायर मस्ट बी 0। तो ये 0 होगा, मतलब रूट MR माइनस रूट NR का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि MR रूट M कैपिटल R, सॉरी कैपिटल R माइनस इज इक्वल टू रूट NR। रूट कैंसिल हो जाएगा, MR इज इक्वल टू NR। ऐसे ही रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी मेरा लोड रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? NR अपॉन M। मतलब R की वैल्यू इतनी अगर होगी तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये हमारे मैक्सिमम करंट की कंडीशन आ गई कि कभी भी आपसे मैक्सिमम करंट अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में बात करेगा तो MR मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? NR के बराबर होना चाहिए। सो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट MR must be equal to N, MR must be equal to NR। दिस इज द कंडीशन जो हमें देखने को मिलेगी कि MR की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? NR के बराबर होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो हमें देखने को मिलेगा बेटा, चाहे वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो, मिक्स्ड ग्रुपिंग हो। एवरीथिंग वी हैड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। प्लीज गो थ्रू इट,
Study well. God bless you. Thank you so much.